हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम लोग फिर एक नई क्लास के साथ आए हैं और आज की क्लास में मैं आपको नेशनल इनकम का एक और मेथड सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इनकम मेथड से अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको नए मेथड्स की ओर लेकर के जाऊं, सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है जो हर मेथड के बाद हम लोग को करना है, वो होता है प्रिकॉशंस। यानी कोई भी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम या फिर कोई भी एग्रीगेट्स निकालते वक्त अगर हम करते हैं तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं प्रिकॉशंस। तो हर मेथड्स के कुछ प्रिकॉशंस हैं तो वो हमें लेकर के चलने पड़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अपना पहला मेथड कर लिया है वैल्यू एडेड मेथड्स, मगर उसके प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं उस मेथड्स को लगाते वक्त आज मैं थोड़ा सा वो आपको बताऊंगा और उसके बाद हम लोग फिर अपने नए मेथड्स की ओर चलेंगे जिसके अंदर मैं आपको इनकम मेथड से सिखाऊंगा कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले टॉपिक डाला हुआ है, दैट इज प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम अंडर वैल्यू एडेड मेथड। तो हम लोग वैल्यू एडेड मेथड्स के अंदर जो नेशनल इनकम एस्टिमेट करेंगे उसमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेंगे वो यहां पर बात हम लोग को करना है। ये आपको कॉपी कर भी सकते हैं, अदरवाइज मैं ये अवेलेबल करा दूंगा एप्लीकेशन पे, तो वहां से आप डाउनलोड करके अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। तो आइए फटाफट देख लेते हैं किस किस बात पर सतर्कता रखनी है। स्टूडेंट, जब हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड किया तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कोई भी चीज जो फाइनली बन रही है, फाइनल गुड्स, उसको हमें कंसीडर करके चलना है और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटा देना। याद रखिएगा बच्चे, अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स है तो उसको आपको नहीं कंसीडर करना है फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम या फिर उसके एग्रीगेट्स के लिए। यानी सेकेंड हैंड गुड्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता देश के अंदर कोई जीडीपी बढ़ाने में, तो सेकेंड हैंड गुड्स को आपको इग्नोर करना है, उसके लिए वैल्यू एडेड कंसीडर नहीं करना है। तो ये सबसे पहला आपको ध्यान में लेकर के चलना है। तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी कंसीडर, यानी आप समझ लीजिए इज टू बी इग्नोर्ड। ओके, सेकंड नंबर पर बच्चे कई बार क्या होता है कि जो बनाए जाते हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बनाए जाते हैं, वो कंपनियां किसी को बेचती नहीं है बल्कि खुद ही कंज्यूम कर लेती हैं, अपने कंज्यूम कर लेती हैं। लेकिन फिर भी उसे भी हम लोग वैल्यू एडेड में, देश के अंदर वो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन करता है, इसलिए उसे भी हम लोग यहां पर अपने जीडीपी का हिस्सा बनाते हैं, वैल्यू एडेड का हिस्सा बनाएंगे। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया कि अगर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है अपने लिए, ओन अकाउंट या फिर सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो उसे भी हम कंसीडर करके चलेंगे। इंप्यूटेड वैल्यू मतलब, क्योंकि बाजार में तो बिकता नहीं है, खुद के कंजम्पशन के लिए है, अपने लिए कर रहा हो, तो उसकी इंप्यूटेड वैल्यू मतलब जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आप निकाल लेंगे तो वो कंसीडर की जाएगी आपके वैल्यू एडेड के लिए, और जीडीपी में उसका भी स्कोप है, इसलिए हम लोग यहां पर उसे भी लेकर के चलेंगे बच्चे। अगला जो बात यहां पर है बच्चे, डबल काउंटिंग से आपको बचना है। याद होगा कि पिछले न्यूमेरिकल क्लास के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि डबल काउंटिंग से बचना। एक बार अगर कोई चीज ले लिए हो तो हो सकता है कि एक बड़े फिगर में वो छोटा फिगर भी इंक्लूडेड हो, तो उससे बच करके चलना है कि कहीं दोबारा ना वो इंक्लूड हो जाए और उसके बाद से डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो डबल काउंटिंग से भी हम लोग को बच के चलना बच्चे। ये भी हम लोग को इस पर डिटेल क्वेश्चंस भी आते हैं, अलग से भी थ्योरी में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये भी प्रिकॉशंस हमें लेकर के चलना है। अगली बात जो है बच्चे, मैं फिलहाल सिर्फ इसे रीड करा रहा हूं क्योंकि अगला जो मेथड है नेशनल इनकम का, जो कि इनकम मेथड, उसके अंदर इसके ऊपर डिटेल चर्चा करनी है, तो वहां पढ़ने के बाद वो मैं आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी रीड करा दूं। चौथे नंबर का पॉइंट मैंने यहां पर कहा कि ओनली फैक्टर इनकम और पेमेंट इज टू बी कंसीडर्ड। देखिए, मैं इनकम बोलूं या पेमेंट बोलूं, आपको नेशनल इनकम के चैप्टर में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि किसी का दिया हुआ पेमेंट किसी के लिए इनकम होता है। तो इसलिए मैं इनकम बोलूं या पेमेंट बोलूं, आपको ध्यान में रख करके चलना है। सर बात एक ही कह रहा हूं, लेकिन अगली बात जो मैं यहां पर बोल रहा हूं, फैक्टर, सर ये क्या होता है? तो इसी के लिए मैं यहां पर क्या लिखा रहा हूं, अभी मैं लिखा रहा हूं लेटर। लेटर ऑन मतलब बाद में मतलब आज ही की क्लास में अभी इनकम मेथड पढ़ेंगे तो वहां आपको यह समझने वाला है। तो फिलहाल आप समझ लीजिए, आपको 3 प्रिकॉशंस बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में लेकर के चलने हैं। नंबर 1, सेकंड हैंड गुड्स को आपको कंसीडर नहीं करना, वो वैल्यू एडिशन में कोई काम नहीं करते। लेकिन सेल्फ कंजम्पशन, ओन अकाउंट के लिए अगर कोई चीज बनाई जा रही है तो वो जीडीपी का हिस्सा बनेंगे, वो आएंगे, और डबल काउंटिंग से हम लोग को बच करके चलना बचे। फोर्थ वाला पॉइंट जो है फैक्टर इनकम, उसकी पूरी डिटेल चर्चा अभी मैं आपके अगले मेथड के अंदर, जो कि इनकम मेथड, उसमें करूंगा। उसके बाद में वापस ला करके आपको ये रीड करा दूंगा, आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रिकॉशंस थे जो मुझे बताने थे।
अब हम लोग स्टूडेंट चल रहे हैं अपने एक नए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम और इट्स एग्रीगेट्स, दैट इज इनकम मेथड। तो चलिए फटाफट अब उसकी टॉपिक डाल लेते हैं। तो हम लोग अब अपना टॉपिक डाल रहे हैं यहां पर, दैट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड बच्चे इसे और भी नाम देते हैं, जैसे उसके कई सारे नाम थे, इसके भी कई सारे नाम हैं, तो वो नाम भी मैं आपको बता दूं। यहां पर कहा जाता है इसे फैक्टर पेमेंट मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड, और या फिर एक और नाम इसे दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। तो ये सारे ध्यान में आपको रखने हैं, इसे ध्यान में रखेंगे ताकि एग्जामिनेशंस में किसी भी नाम से अगर आ जाए तो आपको वहां घबराहट ना हो, आपको ये ना लगे कि आपने ये पढ़ा नहीं है, ये कौन सा नया आ गया। तो बस इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, बस इतने ये तीन नाम है, लेकिन सबसे फेमस नाम जो बच्चे चलता है इसका वो होता है यहां पर इनकम मेथड। तो ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। और बच्चे मैंने पहले ही आपको बोला मैं इनकम बोल रहा हूं, तो देखिए यहां पर फैक्टर पेमेंट शब्द का बोल रहा है या फैक्टर इनकम शब्द का बोले, आपको कुछ उसमें फर्क नहीं समझना, क्योंकि किसी का पेमेंट फैक्टर पेमेंट, किसी का फैक्टर इनकम होता है। तो पूरा का पूरा खेल यहां पर मानिए तो फैक्टर पेमेंट कह लीजिए, मैं यहां ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूं, यहां पर आप इसे ध्यान में रखेंगे तो फैक्टर एक तरीके से इनकम मान लीजिए, फैक्टर इनकम। तो ये समझ के चलिएगा। तो ये मेथड पूरा का पूरा इनकम पर बेस्ड है, और उसमें भी कौन सा इनकम, कौन से इनकम की बात हो रही है, बार बार जोड़ दिया जा रहा है इसके ऊपर कि सर फैक्टर इनकम होना चाहिए। फैक्टर इनकम आखिर होता क्या है बच्चे, मैं आपको बता दूं। फैक्टर इनकम जैसे लास्ट क्लास के अंदर कई बार आ रहा था, मैंने बोला भी था आपको वेट करना पड़ेगा, फिर हम लोग यहां पर सीखेंगे, और इसका रोल बहुत बड़ा है, बहुत जगह काम आने वाला है। स्टूडेंट जब कोई काम आप करते हो, कोई काम, कोई भी इनकम जनरेशन का काम करते हो देश के अंदर किया गया, और उसके लिए जो रिवार्ड मिलता है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं जॉब करते हो तो आपको सैलरी मिलती है, वो आपका फैक्टर इनकम है। जैसे आपने अपने कैपिटल को लगा दिया है कहीं पर, मान लीजिए कैपिटल को आपने लगाया हुआ है, या आपने लैंड को लगाया हुआ, अपने प्रॉपर्टी को लगाया हुआ है, तो उसके ऊपर जो आपको रेंट मिलता है या फिर इंटरेस्ट मिलता है, यह आपका फैक्टर इनकम है। इस प्रकार से बच्चे, कोई आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसके अंदर जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो आपका फैक्टर इनकम है। तो आप समझ सकते हैं, जब आप कोई चीज करते हो, यानी आप कर रहे हो कोई काम, और उससे जो जनरेट हो रहा है आपका इनकम, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। लेकिन ऐसे अगर कोई आकर के आपको मुफ्त में, आप गए, आपका दोस्त आकर के कहता है ये ले दोस्त मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूं, और वो गिफ्ट के तौर पर आकर के आपको 500 रुपए देकर के चला जा रहा है, तो देन दैट इज नॉट योर फैक्टर इनकम। क्योंकि क्या किया आपने, कौन सा देश के अंदर आपने इनकम बढ़ाने का काम किया, कौन सी चीज आपने ऐसी की, कौन सा प्रोडक्शन एक्टिविटी आपने बढ़ा दिया, क्या कर दिया आपने जिसके बदले वो आपको पैसा मिल जा रहा है, यानी दैट इज नॉट फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब वही इनकम होता है बच्चे जिसके लिए आपने कुछ किया हो, कोई प्रोडक्टिव काम किया हो, और उसके बदले जो आपको इनकम आ रहा है, दैट इज योर फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम को मैं पहले थोड़ा सा और क्लियर कह दूं, ताकि फिर उसके बाद आकर के हम लोग इस इनकम को समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो जब आप इनकम समझेंगे, यहां मैं बगल में आपको समझा दूं, तो आपको दो प्रकार के इनकम को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर अगर मैं लिखूं इनकम, तो आपको मैं दो प्रकार का कहूंगा। एक तो कह दूंगा मैं फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, यानी इसके लिए तो आपने क्या किया है, अर्न किया है, दिस इज अर्नड। और अर्नड का मतलब ये नहीं होता कि आपको गिरा हुआ पैसा मिल गया, आपको कोई डोनेशन दे दिया, आपको फ्री में कोई दे दिया, वो नहीं होता। अर्न करते हो, मेहनत करके आपने अर्न किया। तो दीज आर द इनकम यू हैव अर्नड, यू हैव अर्नड। और अगर मेरे भाषा में समझे तो फ्रॉम सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, फ्रॉम योर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं अर्न फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अभी हम लोग डिटेल में भी इसको जानने वाले हैं। और दूसरा जो इनकम मैं बोलूंगा बच्चे, वो होगा जो आप ऐसे ही पा जाते हो, और उसको नाम देते हैं हम लोग बच्चे, कई सारे नाम से मैं यहां पर उसको संबोधित करूंगा, वो सारे नाम अपने ध्यान में आप रख लीजिएगा। उसको मैं कभी ट्रांसफर इनकम बोल दिया करूंगा, ट्रांसफर इनकम बोल दिया करूंगा। इसके लिए आप मेहनत नहीं करते, आपको ऐसे ही मिल जाता है। कभी तो मैं इसे यूनिलैटरल ट्रांसफर भी बोल दिया करूंगा, यूनिलैटरल ट्रांसफर।
आप समझ लीजिएगा, ऐसे कोई भी इनकम अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है बच्चे, तो आप समझ लीजिएगा ये बिना मेहनत किए हुए, ये ऐसे ही मिल रहा है आपको। गिफ्ट हो सकता है, डोनेशन हो सकता है, चंदा हो सकता है, इस प्रकार का कोई भी चीज आ सकता है। या फिर मैं आपको इसको करंट ट्रांसफर भी अगर दिखाता हुआ कहीं मिलेगा, करंट ट्रांसफर, तो आप समझ लीजिएगा ये प्रकार से मिले हुए कोई भी पैसे आपके फैक्टर इनकम नहीं है। यू हैव नॉट अर्नड देम फ्रॉम योर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ये ऐसे ही आपको मिल गए। तो याद रखिएगा इनके नाम, हालांकि कहते ही इसे ट्रांसफर इनकम ही है, लेकिन कई बार बोल देगा यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम समवन, या बोल देगा करंट ट्रांसफर फ्रॉम समवन, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया दैट इज ट्रांसफर इनकम। मैं जहां इनकम लिख रहा हूं ट्रांसफर पेमेंट भी दे सकता हूं, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, किसी का पेमेंट किसी का इनकम बनता है, ये ध्यान में रख करके चल रहा है। तो बच्चे ये दो प्रकार का है। तो जब हम लोग इनकम मेथड में अपने कैलकुलेशंस करने आ रहे हैं, तो आपको मैंने अभी अभी बताया हम लोग किसको कंसीडर करके चल रहे हैं, हम लोग फैक्टर इनकम को कंसीडर करके चल रहे हैं। सर तो क्या होता है फैक्टर इनकम? बच्चे फैक्टर इनकम को तो अभी सारे के सारे फैक्टर इनकम को लिखेंगे, फिर भी कुछ अगर एग्जांपल आप मेरे से मांगने की कोशिश करेंगे तो मैं यहां पर कह सकता हूं दैट इज आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपन मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फिर बाकी डिटेल में अभी हम लोग करेंगे इसको। यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चे जैसे किसी की सैलरी हो गई, जैसे बच्चे कोई रेंट हो गया, जैसे बच्चे कोई इंटरेस्ट हो गया, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो इस प्रकार की चीजें जो आपको देखने के लिए मिलेगी, प्रॉफिट हो गया बच्चे, तो ये प्रकार की चीजें जो दिखती हैं ये अर्न की जाती हैं, ये फैक्टर इनकम की परिभाषा में आएंगी। लेकिन यहां पर अगर मैं लिखने की कोशिश करूं कुछ आपको आकर के एग्जाम्पल, तो यहां हो सकता है गिफ्ट, यहां हो सकता है डोनेशन, ETC, इस प्रकार का कोई भी, आपकी लॉटरी लग गई, ऐसे ही आपने कमा लिया, लॉटरी लग गई, ये लो लॉटरी। तो ये प्रकार की चीजें बच्चे होते हैं, इसमें आपको कोई भी कमाई नहीं हो रही है, ये आपके इनकम अर्न किए हुए कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से नहीं है, आप इन्हें नहीं लोगे। तो याद रखना, तो यहां पर अब आप इनकम समझ गए होंगे। आज जो मैं इनकम मेथड पढ़ाने वाला हूं, हम लोग किस पर फोकस करके चलेंगे? तो हम लोग इस पर फोकस करके चलेंगे, दिस इज फैक्टर इनकम पर फोकस करेंगे, जो हम अर्न करते हैं फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। समय समय पे मैं इसके फर्क भी बताते चलूंगा, कौन है कौन नहीं है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हम लोग को होगा कि सर क्या ये हमारा फैक्टर इनकम है कि नहीं, बट मैक्सिमम में आप देखते ही पहचान लोगे और उसे समझ जाओगे कि नहीं सर ये हमारे इनकम के लिए या फिर कोई भी डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम या उसके एग्रीगेट्स के लिए कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो अगर एक बार में हम लोग यहां पर लिख दे, जब प्रिकॉशंस कराऊंगा तब भी मैं इसे पढ़ाऊंगा, तो यहां पर हम लोग नॉट टू बी कंसीडर्ड, यहां पर लिख सकते हैं नॉट टू बी कंसीडर्ड, ये कंसीडर्ड नहीं होंगे बच्चे, तो याद रखिएगा दीज आर नॉट टू बी कंसीडर्ड, और फैक्टर इनकम को ही सिर्फ हम लोग लेकर के चलेंगे। तो उम्मीद है ये आपको टोटल बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब वापस से हम अपने मेथड्स के ऊपर आ रहे हैं, जो कि मैं आपको चर्चा कराना चाह रहा था। अब आइए अपने इनकम के ऊपर। अब ये रहा बच्चे हमारा आज का टॉपिक। तो सर इनकम मेथड से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, हाँ हम लोग इनकम मेथड से कैलकुलेट करने वाले हैं, लेकिन आपको पता है कि मैंने कहा है कि हर मेथड के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहला एक एग्रीगेट्स कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग बाकी जो भी एग्जामिनेशंस में एग्रीगेट पूछा होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग कन्वर्जन रूल फॉलो करेंगे। जैसे आपको पता प्रोडक्शन मेथड्स के अंदर मैंने आपको GDP at MP निकलवाया था, उसके बाद कन्वर्जन कराया था। इसमें बच्चे जो मैं सबसे पहला कैलकुलेशंस कराऊंगा वो मैं कराऊंगा यहां पर NDP at FC। तो पहला कैलकुलेशन जो इस मेथड से निकलेगा वो हमारा निकलेगा NDP at FC। अब इसके लिए सर फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, जैसे उस मेथड में किया था इस मेथड में करेंगे। तो पहले मैं लिख रहा हूं, आपको पता है मैं इनकम ही जोड़ूंगा, मैं सारे इनकम जोड़ूंगा, जितने इनकम हो सकते हैं सब इनकम जोड़ूंगा और वही निकल के आ जाएगा NDP at FC। आप ध्यान से देख सकते हो NDP at FC को क्या बोलना सीखा था हम लोगों ने, डोमेस्टिक इनकम, यानी डोमेस्टिक इनकम निकला, बट उसके चक्कर में ना पड़िए, आप समझ लीजिए आप एक एग्रीगेट्स निकाल रहे हो और पहला एग्रीगेट्स NDP at FC है इनकम मेथड से। तो इनकम जुड़वाना चालू करा। अब आपको पता है मैं कौन कौन से इनकम लूंगा, फैक्टर इनकम लूंगा या फिर ट्रांसफर इनकम लूंगा, ओनली फैक्टर इनकम। अब यहां पर मैं देखिए क्या फॉर्मूले में लिख रहा हूं, मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूं, कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज, जो आप कंपनसेशन देते हो इंप्लॉइज को, ओके। और फिर मैं यहां पर, अच्छा अब के बाद मैं इसे प्यार से COE भी बोला करूंगा, तो यहां पर मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूं प्लस COE बोला करूंगा, तो आप समझ जाना कि हाँ सर यही बताना चाहते हैं। फिर प्लस मैं इसके अंदर क्या करूंगा, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस,
और अब से मैं ओएस बोलूंगा तो भी आप समझ जाना, आप एग्जामिनेशन में पूरा लिखोगे। मैं सिर्फ अपने लिए आसान कर रहा हूं क्योंकि बार बार इतना लंबा लंबा नाम मैं लिखूंगा नहीं, तो आप समझने के लिए आसानी हो जाएगी। दिस इज ऑपरेटिंग सरप्लस, और प्लस करके मैं फिर लिखूंगा इसके अंदर मिक्स्ड इनकम। दिस इज मिक्स्ड इनकम। तो ये तीन चीजें मैंने लिख दिया बच्चे इनकम मेथड्स में, और ये तीनों को मिला करके इनकम मेथड से जो पहला कैलकुलेशन आया वो आया यहां पर एनडीपी एट एफसी। ये देख सकते हैं, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड नंबर पर ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड थर्ड नंबर पर मिक्स्ड इनकम। तो चलिए हम लोगों ने ये तो लिख ही दिया, मगर अब माइंड में आएगा सर इसको एक्सप्लेन करिए, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है और मिक्स्ड इनकम क्या होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो आप समझ सकते हो कि देखने में ही समझ आ रहा है कि क्या होता है, मगर फिर भी अपना एक काम है तो एक्सप्लेनेशंस नीचे करेंगे बच्चे। आइए नीचे में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टार बना करके, दैट इज सीओई। अब आपको पता है सीओई क्या मैंने लिखा, सीओई इज इक्वल टू दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब बच्चे कोई भी इंप्लॉइज जो अर्न करते हैं, यानी फिर कोई भी इंप्लॉइज को पेमेंट जाता है अपने एम्प्लॉयर से, यानी एम्प्लॉयर से कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉय को जाता है वो एम्प्लॉय का इनकम, और वो सारे के सारे कंपनसेशन यहां पर आएंगे। रेम्युनरेशन, सैलरी, वेजेस, इस प्रकार की जितनी चीजें होती हैं सब की सब यहां पर आती हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, फैक्टर इनकम है, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आएगा। तो क्या क्या आ सकता है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स कर सकता है यहां पर जो फेमस नाम है, सैलरीज, ये सब तो आपको आता ही होगा, एंड वेजेस। बच्चे मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं यहां पर सैलरीज और वेजेस, जरूरी नहीं कि रुपए में भी हो, काइंड में भी हो सकते हैं। काइंड का मतलब किसी वस्तु में भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी से काम कराया और बदले में आपने उसे कोई पैसा नहीं दिया बल्कि सामान दे दिया कि ये लो भैया तुम्हारे मेहनताना में ये सामान है, तो सामान की वैल्यू ही उसकी कंपनसेशन मान ली जाएगी। यानी यहां पर आपको सिर्फ रुपए में नहीं देखना है, आपको वहां पर काइंड में भी देख करके चलना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं दैट इज सैलरीज एंड वेजेस इन मनी और काइंड। काइंड मतलब किसी वस्तु के रूप में भी वो दिया जा सकता है, तो चाहे पैसे में दिया जाए उनको सैलरी, या काइंड में दिया जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज हो तो वो सैलरीज एंड वेजेस में आएगा। काइंड में होगा तो उसका सामान का वैल्यू हम लोग जोड़ करके चलेंगे, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस हो गया। बच्चे मैं आपको कुछ और चीजें क्लियर कर दूं यहां पर। आपको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति काम करता है, या आप अपने घरों में भी जो आपके पिताजी होंगे या भाई होगा या कोई भी होगा जो जॉब करता होगा, तो आपको पता होगा सैलरी के अंदर उसका कुछ पैसा कहां जमा कराया जाता है, उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए कराया जाता है, यानी पीएफ में, पेंशन में, इस तरीके से काट करके जमा कराया जाता है। तो बच्चे उसका दो हिस्सा होता है, एक जो एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। यानी मालिक से आपके लिए काम आप कर रहे हो, लेकिन आपके रिटायरमेंट के समय कोई दिक्कत ना हो इसलिए शुरू से वो क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके प्रोविडेंट फंड में, यानी पीएफ में, या फिर आपके पेंशन्स में, आपके जो भी आपका जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम होता है जो आपके रिटायरमेंट के समय आपके लिए मदद करे, उसमें उनके एम्प्लॉयर जो जॉब कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। खुद भी एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट करता है, मगर उससे हमें नहीं लेना देना। क्यों? क्योंकि वो सैलरीज एंड वेजेस में तो है ही, अपना पैसा एक बार कमा लिया उसके निकाल करके जहां कंट्रीब्यूट करना वहां करे। लेकिन मेन जो है वो है एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी भी दिया और एम्प्लॉयर ने आपके रिटायरमेंट के समय होने वाले पीएफ, पेंशन, ये जो चीज मिलने वाले उसके लिए कंट्रीब्यूशन करा है, तो वो भी मालिक से मिला हुआ ही पैसा है, इसलिए उसे भी कंपनसेशन में ही इंक्लूड करते हैं। तो शॉर्ट में मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या क्या सीओई इंक्लूड करता है यहां पर, इसलिए मैंने सिर्फ एम्प्लॉयर लिखूंगा यहां पर। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, पीएफ, पेंशन और एनी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, या फिर आप समझ सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज के लिए कौन करता है? एम्प्लॉयर। तो आप देख सकते हैं फर्क, फायदा किसका है? एम्प्लॉइज, लेकिन कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। याद रखिएगा, यहां बच्चे आकर के कंफ्यूज जाते हैं, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, ओनली एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशंस लेंगे। याद रखिए, क्वेश्चंस में मिक्स कर देगा कभी कभी, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। मैं यहां बगल में लाल कलर से लिख रहा हूं, एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉइज
का कंट्रीब्यूशंस नहीं लेना है, ओनली एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशंस लेकर के चलना है। जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में वो करा रहे बच्चे, उसको हम लोग यहां पर लेकर के चलेंगे। ओके, मान लीजिए कि वो व्यक्ति रिटायर ही हो रहा है, तो उसको रिटायरमेंट के समय भी जो पैसा मिलता है वो भी यहां पर आएगा बच्चे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स रिसीव्ड। तो अगर वो रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायरमेंट के समय उसको अगर कोई चीज जैसे पेंशन या इस तरीके से मिल रहा है, तो रिटायरमेंट के समय जो चीज उसको मिल रहा है, क्योंकि उसने जीवन भर काम किया है, अब वो रिटायर हो रहा है, तो रिटायरमेंट के समय उसको जो मिलता है वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आता है। तो ये कुछ फेमस चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, मगर फिर भी इसके बाद आपको जैसे दे सकता है कि भैया कुछ भी कर रहा है, एम्प्लॉयर से जो भी मिल गया ना एम्प्लॉयज को, वो सब का सब आएगा यहां पर। इसलिए मैं एक लाइन और ऐड कर दे रहा हूं यहां पर, एनी अदर remuneration received from employer। एम्प्लॉयर से जो भी चीज मिल जाए बच्चे, वो सब का सब यहां पर कोई भी अगर रेमुनरेशन मिल रहा है तो सब का सब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आएगा। उम्मीद है आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देख सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, इसे अच्छे तरीके से अपने दिमाग में आप भर लें। अब इसके बाद जो बच्चे वो है हम लोग को सीखना, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आइए अगले नंबर पे मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। तो यहां पर अगला जो स्टार मार्क करके मैं आपको सिखा रहा हूं, यह है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं बच्चे। इसके अंदर जो आता है वो होता है रेंट। रेंट आपको पता है, जैसे आपने कोई जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए आपने लैंड, मेनली लैंड होता है, कोई प्रॉपर्टी होता है, उसको आपने अगर कोई एसेट्स होता है, आपने अगर उसको लेट आउट करके उससे जो रेंट की अर्निंग की है, वो सारा का सारा रेंट यहां पर आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। किसी भी प्रकार से अगर आपने कमाया है तो वो आ जाएगा इसके अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, और उसे हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। तो दिस इज रेंट। प्लस बच्चे जो ब्याज आता है, इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट का मेनली समझ सकते हैं, जो पैसा लगता है उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं, तो उस पे जो है इंटरेस्ट वो भी आएगा यहां पर। अगला बच्चा यहां पर हम लोग कर सकते हैं, दैट इज प्रॉफिट। दिस इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी आएगा यहां पर। बच्चे प्रॉफिट के साथ एक बड़ा यूनिक खेल है। आप प्रॉफिट यहां पर देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, पहले तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लें। तीन चीजों को मैंने यहां पर लिया है, दैट इज रेंट, दैट इज इंटरेस्ट एंड दैट इज प्रॉफिट। क्वेश्चंस के अंदर आप ये तीनों को मर्ज करेंगे तो निकल जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन थोड़ा सा मैं प्रॉफिट को आकर के बगल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप सारे बच्चे भी प्रॉफिट को समझेंगे और नोट करेंगे। अब प्रॉफिट को जब मैं समझाता हूं तो आपको पता है बच्चे कि जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो इसके कई सारे हिस्से होते हैं। इसका एप्रोप्रिएशन देखिए कैसे हो रहा है। अब प्रॉफिट को मैं एक तो कह रहा हूं कि यहां पर दैट इज डिविडेंड के तौर पर, यानी ओनर ले लेता है। ये क्या होगा, डिविडेंड गिवन टू ओनर, यानी वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। दिस इज डिविडेंड गिवन का मतलब होता है बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड लिख देता हूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बट गया है, उसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बट चुका है, ओके। लेकिन कुछ प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं जो अभी नहीं बटे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये होगा बच्चे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी जो नहीं बटा है। और आपको पता है कि इसी प्रॉफिट के ऊपर सरकार भी टैक्स लेती है, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि सरकार लेकर के चलेगी। तो वो होता है कॉर्पोरेट टैक्स, या फिर आप मान सकते हैं इसे दैट इज इनकम टैक्स। ये आपका टैक्स है बच्चे। तो ये जो टैक्स आ रहा है यहां पर, आप तीन चीज देख करके चल रहे हो, दैट इज ये तीनों क्या होगा, यानी अगर मैं इसे शॉर्ट में बोलूं तो एक तरीके से क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो हमें जो कंसीडर करके चलना है वो यही प्रॉफिट कंसीडर करके चलना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला ही लेकर के चलना है। तो क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉफिट नहीं देगा, आपको क्वेश्चंस के अंदर क्या डिटेल दे देगा, डिविडेंड का डिटेल दे देगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का डिटेल दे देगा, आपको कॉर्पोरेट टैक्स का डिटेल दे देगा। तो फिर क्या करना है, आपको ये तीनों को जोड़ देना है और जैसे ही आप ऐड करेंगे आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन फिर समस्या आएगी डबल काउंटिंग की। डबल काउंटिंग की आपको पता है क्या हो सकता है? हो सकता है आपको प्रॉफिट भी दे दे और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड भी दे दे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे दे, कॉर्पोरेट टैक्स भी दे दे, और बच्चा दो बार ले लेता है। एक बार तो प्रॉफिट एज अ होल ले लेता है और उसके बाद इन तीनों को भी ले लेता है। उससे आप बचेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एक बार प्रॉफिट आ गया तो इन तीनों का नीचे में जो दिए हुए हैं इनका कोई रिलेवेंस। लेकिन अगर प्रॉफिट टोटल में नहीं दे रहा है, नीचे की डिटेल डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा है, तो फिर वो तीनों जोड़ करके आप करेंगे। तो ये याद रखिएगा। वैसा ही काम आपको रेम्युनरेशंस वाले में भी करना है, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में भी। कई बार क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पूरा दे देता, फिर वेजेस सैलरी अलग से भी दे देता है, तो बच्चा सब जोड़ने लगता है, वो गलती हो जाएगा, वो डबल काउंटिंग होगा, उससे बचना है। तो यहां पर आपको समझ आ गया, आपको रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट लेना है। और प्रॉफिट के लिए डिटेलिंग मैंने यहां पर कर दी कि प्रॉफिट को ख्याल रखिएगा, ये तीनों जोड़ करके ही प्रॉफिट बनता है। पहले से दे रहा है बहुत अच्छा, लेकिन नहीं दे रहा तो फिर आपको इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। ओके, जो इंफॉर्मेशन नहीं है उसे आप नील मान सकते हैं। तो ये बच्चे हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, अब थर्ड नंबर पर जो हम लोग को सीखना है वो सीखना है हम लोग को मिक्स्ड इनकम, दैट इज मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या होता है? तो मिक्स्ड इनकम कुछ नहीं होता, जो आपने ऊपर पढ़ लिया ना वही सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये उन लोगों के लिए होता है जो कि अपना बिजनेस खुद कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इसलिए हम इसको लिख देते हैं, इट रिप्रेजेंट्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यानी मान सकते हैं बिजनेसमैन बोल रहा है, बिजनेसमैन। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उन्हें बिजनेसमैन बोलते हैं। तो उनके इनकम को यहां पे लेके चलना। मिक्स्ड इसलिए शब्द दिया गया क्योंकि इसमें हर टाइप का इनकम होगा। जो ऊपर आप पढ़े ना इनकम, वो सारे के सारे इनकम आ जाएंगे। तो इस तरीके के जितने भी इनकम एक बिजनेसमैन, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, जो भी हो, किसी भी चीज का, अगर वो बिजनेस कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसके सारे इनकम आ जाएंगे मिक्स्ड इनकम में। एग्जामिनेशन में आपको मिक्स्ड इनकम अलग से कैलकुलेट करके दे देगा, तो इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं आएगी। तो अब देख सकते बच्चे, अब हम लोग अगर इसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो क्या हम लोगों ने किया, हम लोगों ने यहां पर तीनों को बहुत डिटेल में पढ़ लिया। सबसे पहले तो हम यहां पर आएंगे, दिस इज, सबसे पहले हम लोगों ने यह पढ़ा कि एनडीपी एट एफसी कैसे निकलता है। तो एनडीपी एट एफसी के लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ले लेंगे, उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस ले लेंगे और मिक्स्ड इनकम ले लेंगे। इन्हीं को बहुत डिटेल में हम लोगों ने तीनों को बड़े डिटेल में यहां पर देख सकते हैं पढ़ा। तो ये तीनों को आपको ध्यान में रख करके चलना है कि क्या होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्या होता है ऑपरेटिंग सरप्लस और क्या होता है मिक्स्ड इनकम। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो स्टूडेंट, ये था पूरा कंसेप्ट जो कि हमें पढ़ना था। अभी बहुत सारे प्रिकॉशंस और छोटे छोटे डिस्कशंस इसके साथ हैं जो क्वेश्चन के साथ मैं कराता हूं, मगर अब इस कंसेप्ट को समझ ले तो मजा कब तक नहीं आता हम लोग को? तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चंस ना कर लें। तो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आपके मजे के लिए, मुझे नहीं करना, आपके मजे के लिए मैं एक क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपको बहुत ही ज्यादा बेटर फील होगा। तो आइए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन पिक कर सकते हैं हम लोग, जो कि वो भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका ये कंसेप्ट और सुपर स्ट्रांग बन जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिया जाए। और सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल्स उठा रहा हूं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस का, इन पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस है। तो आप पेज नंबर 115 पे देख सकते हैं, टीआर जैन की नई वाली बुक में दिया होगा। और मैं, अगर आपके पास नहीं है तो ये पूरी के पूरे क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पे ऐसे भी अपलोडेड मिलेगा। यहां पर सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूं पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में, पेज नंबर 115 पर आपके होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नेशनल इनकम का हम लोग पिक कर रहे हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे। अब निकालना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में क्या निकाल करके चलना है? कह रहा है आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। आपको पता है नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। जैसे ही हम लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले बच्चे आपको दे दिया रेंट। रेंट देखते ही आपको समझ आएगा सर लग तो यही रहा है कि इसके अंदर कौन सा मेथड लगेगा, इनकम मेथड लगेगा। ओके, उसके बाद से आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड देगा, देखेंगे कहां पर इसका यूज होगा। और यहां पर नेशनल डेट इंटरेस्ट दे रहा। बच्चे इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये वो वाला इंटरेस्ट मत समझिएगा जो मैंने अभी अभी पढ़ाया था कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है फैक्टर इनकम के तरीके से। नहीं, ये नेशनल डेट इंटरेस्ट है, इसको नहीं लेंगे। इंटरेस्ट दिया रहेगा आपको क्वेश्चन के अंदर, तो इसे मैं कटवा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होंगे बच्चे जो कि आपके काम का नहीं होगा, तो सारे
इंफॉर्मेशंस को आपको नहीं कि जो भी दे दिया उसको इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। आपको ऐसे इंफॉर्मेशन से बचने हैं जो कि फालतू दिए हुए क्वेश्चंस के अंदर। ओके, उसके बाद से आपको बच्चे देना है यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज। आपको पता है ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है, देखेंगे कैसे करना है। करेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, अभी अभी मैंने आपको समझाया बच्चे की करेंट ट्रांसफर क्या होता है। आपका करेंट ट्रांसफर आपका होता है जो कि ट्रांसफर इनकम होता है। ये कौन सा इनकम है? ट्रांसफर इनकम। और आपको पता है कि ट्रांसफर इनकम को आपको नहीं कंसीडर करना होता है, ओनली फैक्टर इनकम को लेकर के चलना है। दिस इज ट्रांसफर इनकम। तो ये हमारे लिए बिल्कुल काम की चीज नहीं है, ये भी हम बिल्कुल क्रॉस लगा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आपको पता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ही हिस्सा है, तो इसके कैलकुलेशंस पे यूज हो सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी आपको मैंने अभी भी समझाया, ये भी प्रॉफिट का ही हिस्सा है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है। इंटरेस्ट, यस, ये वाला इंटरेस्ट है जो मैंने आपको पढ़ाया था, ऑपरेटिंग सरप्लस में लेते हैं। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाई चेक, किस पर रखना है ध्यान? हम लोग को ध्यान रखना है कि कहीं ये इंप्लॉइज ना हो, लेकिन यहां पर इंप्लॉयर है, तो बिल्कुल इसे लेकर के हम लोग चलेंगे। उसके बाद से आपको कह रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू द गवर्नमेंट, हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा अभी इनकम मेथड में कहीं देखने के लिए जरूरत नहीं था इस तरीके का, तो हम लोग दूर रहेंगे इससे। उसके बाद से फिर आपको एक फालतू सा इंफॉर्मेशन दे रहा बच्चे, वो कह रहा है नेट करेंट ट्रांसफर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अरे भैया, करेंट ट्रांसफर को तो लेना ही नहीं है, और वैसे भी ये इंफॉर्मेशन हमारी कोई यूजफुल नहीं है इनकम मेथड में। ओके, और लास्ट में बच्चे आपको दे रहा है यहां पर डिविडेंड, तो आपको डिविडेंड भी पता है प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, तो निकालना हम लोग को एनएनपी एट एफसी मेथड लगेगा यहां पर नेशनल इनकम। आइए फटाफट कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूं कि आखिर कैसे बनेगा, बिल्कुल साधारण ढंग से। आपको पता है बच्चे हम लोग चला रहे हैं इनकम मेथड, लेकिन इनकम मेथड में आपको यह भी पता है, आपको यह भी मैंने बताया है कि इसके अंदर जो सबसे पहला कैलकुलेशन वो होगा एनडीपी एट एफसी का। तो बच्चे बाकी एनएनपी एट एफसी पर हम लोग कन्वर्जन से जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका काम करा रहा हूं, वर्किंग करा रहा हूं, एनडीपी एट एफसी। इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सर, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस सर, प्लस फिर हम लोगों ने इसके लिए मिक्स्ड इनकम किया। ये तीन चीजें हम लोगों ने की। अब ये तीन चीजें देखिए, किताब कैसे बनाता है मुझे नहीं पता, और आपको भी जानने की जरूरी नहीं है। आप लोग जैसे वर्किंग्स मैं यहां सिखा रहा हूं वैसे करेंगे। हम लोग नीचे क्या करेंगे, इसके लिए एक और वर्किंग निकालेंगे, और इस वर्किंग में क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले सीओई को अलग से कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को अलग से कैलकुलेट करेंगे, और मिक्स्ड इनकम को अलग से कैलकुलेट करेंगे, और जो भी सारे फिगर्स आएंगे ऊपर ला करके हम लोग भर लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं और देखेंगे सीओई के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऑपरेटिंग सरप्लस में है और कौन कौन सी मिक्स्ड इनकम के लिए। तो आपके सामने जो क्वेश्चंस है बच्चे, आप सब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले आपको दे रहा है यहां पर रेंट दे रहा है बच्चे। क्या दे रहा है आपको? रेंट। तो बताइए रेंट कितना है, यहां से भी आप पढ़ सकते हैं, बताइए यहीं से आप पढ़ ले। आप अपनी बुक जरूर खोल लिया करें बच्चे, जब से मैं क्लास पढ़ाता हूं ऐसे ही आप अपनी बुक जरूर निकाल लिया करें, ताकि ये क्वेश्चन पढ़ना हो। एक बार तो मैं क्वेश्चन आपको यहीं से पढ़ा देता हूं, एक बार अपनी बुक जरूर खोल लिया करें। रेंट दे रहा है, और रेंट क्या होता है अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेंगे तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। दे रहा है यहां पर रेंट। रेंट क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे कि भैया ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आ जाएगा 200। सारे फिगर्स करोड़ में है, लास्ट में हम लोग करोड़ में आंसर लिख देंगे। उसके बाद बच्चे एनएफ नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड दे रहा है, उसका उपयोग अभी नहीं है, लास्ट में जब कन्वर्जन करेंगे तो वहां जरूरत पड़ेगा। नेशनल डेट इंटरेस्ट को मैंने आपको कटा दिया बच्चे, इस इंटरेस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज दे रहा है बच्चे, और वेजेस एंड सैलरीज आपका आ रहा है 700 करोड़ का, और आपको पता है कि वो जाएगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में। तो यहां पर लाके हम लोगों ने लिख दिया वेजेस। करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट है बच्चे, इसको हम लोग को नहीं लेकर के चलना, मैंने अभी अभी कटवाया आपको। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, आपको पता है बच्चे प्रॉफिट्स में आएगा, और प्रॉफिट कहां आएगा? प्रॉफिट आएगा आपके ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को भी मैं यहीं पर लेकर के चल रहा हूं, दैट इज 20 ऑपरेटिंग सरप्लस में भी, क्योंकि ये प्रॉफिट का हिस्सा है तो यहां पर मैं लेकर के चल रहा हूं। 20 कॉर्पोरेट टैक्स 30, ये भी आपको पता है प्रॉफिट का हिस्सा है, तो ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस में ही आएगा। ओके, उसके बाद आपको इंटरेस्ट कह रहा है बच्चे, वो भी आपको पता है कि इंटरेस्ट आप कहां लेकर के चलोगे? यहां लेकर के चलोगे इंटरेस्ट, दैट इज 150, वो भी आपके ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट है 150। मैंने जानबूझ के जगह छोड़ा कि अगर डिविडेंड होगा तो उसको भी यहीं पे लिख देंगे, आप डिविडेंड को आगे भी जोड़ करके लिख सकते हो। अब कह रहा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, आपको पता है वो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज का हिस्सा है, तो हम लोग वहां लेकर के चलेंगे, दैट इज 100। तो ये यहां पर आ गया 100। उसके बाद बच्चे आपको दे रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू द गवर्नमेंट, मैंने कटवा दिया, इससे कोई लेना देना नहीं अभी हम लोग को क्वेश्चन में। नेट करंट ट्रांसफर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं, इसे भी कटवा दिया मैंने। फिर आपका बच्चे आ गया डिविडेंड। डिविडेंड भी आपको प्रॉफिट का हिस्सा है, तो प्रॉफिट का हिस्सा वो भी ला करके हम लोग कर देंगे, इसलिए मैंने थोड़ा जगह छोड़ा था।
आप नहीं भी छोड़ोगे, लास्ट में भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस समझाने के लिए कि ये तीनों मिलाकर के प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट अलग से नहीं दिया था तो तीनों जोड़ करके आ गया, बस खत्म। मिक्स्ड इनकम बच्चे क्वेश्चंस के अंदर नहीं दे रहा है, तो बस मिक्स्ड इनकम हमारे लिए हो गया नील। ठीक है, अब आइए टोटलिंग कर लें हम लोग, देखिए क्या क्या निकल करके आ गया अपना। ये आ गया बच्चे कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज अपना 800, और जो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है वो कितना आ जाएगा 200 प्लस यहां पर 20 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 150, ये टोटल आ गया 450। तो 450 ये आ गया। बस आएंगे फटाफट हम लोग ये भर लेंगे, और यहां पर है अपने पास 800 प्लस 450, और यहां पर क्योंकि इसको हम लोगों ने नील माना है तो ये हो गया हम लोग का 1250। तो ये हमारा निकल गया एनडीपी एट एफसी। लेकिन क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट क्या था, एनडीपी एट एफसी नहीं, नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट एफसी। तो कोई दिक्कत नहीं है, एनडीपी एट एफसी आ गया। अब हम इसकी मदद से आपको एनएनपी एट एफसी निकलवा देते हैं। आइए नीचे में 1250 का फिगर है ये। अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर एनएनपी एट एफसी। तो हमारा क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है, समझ लो, वो वर्किंग थी एनएनपी एट एफसी। और क्या हमारे पास अवेलेबल है बच्चे, हम लोग के पास जो अवेलेबल है वो है एनडीपी एट एफसी। अब कन्वर्जन का नियम लगाइए, सबसे पहले नेट नेट ही रहने वाला है, लेकिन डोमेस्टिक को आपको नेशनल बनाना है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए आप क्या करते हो, प्लस NFIA आप इसे जोड़ते हो, प्लस एफसी, एफसी ही रहने वाला है तो कोई भी इसमें कन्वर्जन नहीं लगेगा। यहां आपके आने के बाद बच्चे 1250 आपने ले लिया, 1250 प्लस NFIA की ओर चलते हैं बच्चे। आप आएंगे और NFIA के लिए आप पॉइंट नंबर 2 पर देखेंगे। मैं वापस से यहीं से आपको क्वेश्चंस में ले चलता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा दिखाना जरूरी है। यहां आइए, मैं आपको लेकर के चलता हूं। ये रहा देखिए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पे आइए, और ये देखिए यहां पर दे रहा है NFIA। लेकिन ध्यान से देखिए बच्चे, ये क्या NFIA है, क्या ये NFIA है, नहीं, ये फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू अब्रॉड है। और यहां जो फिगर्स दे रहा है ये देखिए 10, तो यानी हमको तो फ्रॉम चाहिए ना, हम तो फ्रॉम जोड़ते हैं ना अपने फॉर्मूले में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर ये टू अब्रॉड दे रहा है तो फ्रॉम अब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा बच्चे हमारे लिए, फ्रॉम अब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगर हम NFIA बोलने की कोशिश करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, हमें तो NFIA चाहिए ना, तो वो -10 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर आपको फ्रॉम अब्रॉड चाहिए और यहां टू अब्रॉड दे रहा है तो समझ लीजिए कि साइन बदल जाएगा। तो ये टू अब्रॉड था, फ्रॉम अब्रॉड का मतलब 10 था ये, तो वो -10 होगा। तो यहां ला करके हम लोग जब लिखेंगे अब अपने फॉर्मूले के अंदर, तो यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा -10। तो अभी आपको पता ये कितना हो गया 1240। बस NNP एट एफसी अपने हाथ में निकल करके आ गया। अब ये पूरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक फ्रेम के अंदर ये आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। दिस इज आवर आंसर, NNP एट एफसी, जो कि क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट था। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, बहुत कोई टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। थोड़े थोड़े कैलकुलेशंस आपको ट्राई करने के लिए मिलेंगे जिसमें आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और मैं सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं नेशनल इनकम का, क्योंकि मुझे पता है यहां से आपको 10 से मार्क्स लेकर के ही जाना है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। मगर फिर भी इस क्वेश्चन को बनाने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं कि आप अटेम्प्ट करिए। ये सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में एक एक करके रीड कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में एक एक क्वेश्चन रीड कराऊंगा, मगर आज मैं आपको दे रहा हूं कि आप खुद ट्राई करिए जितना आपसे बन सकता है। और वो क्वेश्चंस की नंबरिंग आप ले लेंगे अपने दिमाग लगा करके, जो कि मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगा। बस समझ लीजिए, तो एडवांस में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां आपको लिखवा रहा हूं। तो जो होमवर्क रहेगा आप लोग का वो बोल्ड में कर दें, होमवर्क बोल्ड में ही होना चाहिए। होमवर्क जो रहेगा बच्चे वो आपका रहेगा 5 तो है ही, 5, 9, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 35, 36, 37, बस घबराइएगा मत, 49 बच्चे, और यहां पर 2 भी है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं और बेस्ड हैं आपके इनकम मेथड्स पर।
तो ये नहीं कि आपको सारा का सारा बना लेना है, लेकिन इसमें से जितना आप अटेम्प्ट कर सको, जितना आपको लगे आप बना सको, उतना ट्राई करिए। मैं हर एक क्वेश्चन यहां बनाऊंगा, हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा और उसके बाद से ही फाइनली होमवर्क जाएगा। लेकिन आज मैंने उसमें से पिक करके आपको बता दिया ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप अभी आज के क्लास के बाद अटेम्प्ट कर सकते हो। पूरा कर लेना, ऐसी कोई भी बाध्यता आपके ऊपर मैं नहीं लगा रहा हूं। तो ट्राई करेंगे स्टूडेंट, रिवाइज करेंगे, डाउट्स लेकर के आएंगे। कल हम लोग मिलेंगे डाउट्स की क्लास में शाम 5 बजे से अपने लाइव डाउट सेशंस में। आप एप्लीकेशन चैट पर और व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं मुझे जितने भी डाउट्स हैं, और मिलेंगे नए क्लास के अंदर इसी के और न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।